हेलो बच्चों। तो कल आपको लेक्चर नहीं मिल पाया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कल जो है कुछ नेट प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। ठीक है, और जिसका नाम है बेटा रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस। राइट, तो मेरे साथ लिखिए बच्चों। लेक्चर नंबर 13। relation between एज लेंथ ए, इसको ए से डिनोट करते हैं, एंड रेडियस ऑफ एटम। ठीक है बच्चों, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम, इसे स्मॉल आर से भी डिनोट कर सकते हैं। राइट, तो बच्चों सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि एज लेंथ जो है किसको बोलते हैं। जैसा कि आपने क्यूब को देखा है, ठीक है, तो उसमें देखा होगा कि जो एटम जो है वो कॉर्नर पे जैसे लगे होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से दूर दूर नहीं होते हैं। उनके लगने का जो तरीका है, जो उनके सेटलमेंट का तरीका है, ठीक है, वो कुछ अलग तरीके से होता है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज लेंथ की। तो एज लेंथ किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ the spheres present on the corners of the edge of the cube is called edge length। ठीक है, जैसा कि मैंने बेसिक्स जो आपको पढ़ा रहा था पहले, उसमें भी मैंने आपको बताया था एज लेंथ के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, ओके, तो इसकी डेफिनेशन प्लीज जल्दी से लिखिए, लिखिए मेरे साथ। डिस्टेंस, लिखिए, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर्स, between the corners of the spheres distance between the centers of the spheres present on the corners, right बच्चों, present on the corners of the edge of the cube is called edge length। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर्स ऑफ द स्फीयर्स प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। राइट, तो अब हम इसके आगे चलते हैं। तो एज लेंथ को हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है, उसके आगे चलते हैं। ठीक है, बात करते हैं किसकी? रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू नियरेस्ट स्फीयर। ठीक है, अभी उसके बारे में अभी मैं आपको डायग्रामेटिक भी बताता हूं। डेफिनेशन नोट करिए, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर्स, रेडियस ऑफ एटम की, डिस्टेंस between the corners, distance between the corners of the two nearest sphere, of the two nearest sphere, of the two nearest sphere called nearest neighbor distance। क्या बोलते हैं इसको? called nearest। ये आप बहुत अच्छे तरीके से अभी आगे पढ़ेंगे बेटा, तो इसलिए इन सब टर्म्स को जो है बहुत अच्छे तरीके से देखना। नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर क्या? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। राइट, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, इसको डिनोट करते हैं बेटा स्मॉल डी से। किससे? स्मॉल डी से।
एंड इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होती है, इक्वल टू आर प्लस आर इक्वल टू 2r इक्वल टू डी। राइट बच्चों, तो ये क्या है, आर क्या है इसकी, एटॉमिक रेडियस बोल लीजिए, एटॉमिक रेडियस कह दीजिए, ठीक है। आर क्या है, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, या रेडियस ऑफ स्फीयर, कुछ भी बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये किसके बराबर होती है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो है r प्लस आर इक्वल टू 2r, क्योंकि 2 एडजेसेंट क्या होते हैं, एटम, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके बारे में। तो चलिएगा आप सबसे पहले चलते हैं, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, तो ये हमारा बेसिक्स था इसका, ठीक है, कि एज लेंथ किसे बोलते हैं, रेडियस ऑफ एटम किसे बोलते हैं। तो दोनों के बीच में हमें रिलेशन जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो तीन के ही बीच में हम कर पाते हैं, बस तीन ही है मोस्ट इंपोर्टेंट, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, और एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं, ये बेसिक्स हमने समझ लिया, तो आगे की तरफ चलते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लगाइए बेटा कॉपी के ऊपर, तो ए डालिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लगाइए बेटा, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है, क्या होता है, कितनी इसकी रैंक होती है, ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। तो इसको बेटा एक नाम से और डिनोट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमिटिव, क्या बोलते हैं, प्रीमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रीमिटिव टाइप कर लो, प्रीमिटिव टाइप, राइट। तो प्रीमिटिव टाइप इसको क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्यों बोलते हैं, बिकॉज एटम्स आर ओनली एट कॉर्नर्स, ठीक है, ऑफ क्यूब। क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज, नोट कर लो, कभी पूछा जा सकता है, ठीक है, एटम्स आर ओनली एट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, एटम्स आर present at corners of cube, या ओनली कर दीजिएगा, ओनली प्रेजेंट, एटम्स आर ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, क्योंकि सारे के सारे एटम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कहां होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, कहां होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं। अभी आगे चलते हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को हमने पहचानने का तरीका मैंने बताया था आपको, क्या, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है, या अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने रिलेशन जो है, ये पैरामीटर्स हमने जो है बताए थे आपको, 90 डिग्री, ठीक है, यही तो होते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इसको प्रिमिटिव टाइप के बोलते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो एटम्स होते हैं, ठीक है, वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं क्यूब के, राइट। तो अब इसके लिए आगे चलने के लिए सबसे पहला हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्यूब बनाइए जल्दी से, ठीक है, ये हमारी क्यूब पड़ गई, बन गई। तो सारे के सारे हमें एटम कहां दिखाने हैं बच्चों, 1 2 3, कॉर्नर्स भी दिखाने हैं सारे, 4 5 6 7 और एक ये 8, ठीक है, देख रहे हैं ना, चारों सारे के सारे कहां हैं, थोड़ा सा क्यूब ऐसी बन गई, थोड़ा देख लेना अपने आप। तो चारों के आठों के आठों एटम कहां पर है, कॉर्नर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट बच्चों। अब देखिएगा इसके बारे में देखते हैं कि दो एटम, ये जो दो एटम है, ठीक है, इनके बीच की जो एज लेंथ है, ठीक है, वो क्या है बेटा, ए है, क्या है, ए है, ठीक है। दो एटम के बीच की, मैंने क्या बताया था एज लेंथ के बारे में, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर्स ऑफ द स्फीयर्स प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो कोई भी पकड़ लीजिए, ठीक है, तो दो एटम के बीच की जो डिस्टेंस है कॉर्नर्स के, ठीक है, वो क्या है, आपकी एज लेंथ, ठीक है। बेसिकली ये जो एटम आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनको एटम को जो बनाने का तरीका है वो इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे कि अलग अलग है, ठीक है, बशर्ते जो एटम है ये बेटा कुछ इस तरीके से आपको जो है दिखाई दे रहे हैं। सपोज करो ये मैंने ठीक है, अगर मैं ये जो है इनकी रेडियस मान लूं, ये अगर मैं इसको एज
एज लेंथ मान लूं, ठीक है, क्या मान लूं, एज लेंथ के दो एटम में अगर ले लूं, ठीक है, ये इसकी आर और ये इसकी आर, तो ये इस तरीके से बेटा क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हो जैसा कि ये इस तरीके से होते हैं लगे हुए, ठीक है। तो क्या है, तो आर इन कॉन्टैक्ट, इसके बारे में मैं क्या लिख सकता हूं, आर इन कॉन्टैक्ट, तो ये क्या है बच्चों, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं, ठीक है, तो आर इन कॉन्टैक्ट। तो इसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, ठीक है, तो यहां लिख लीजिए नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स मैंने बताए थे, ठीक है, कॉर्नर्स पे जितने हैं, और एक कॉर्नर पे मैंने आपको बताया था कि एक कॉर्नर पे जो एटम की जो भागीदारी होती है वो कितनी होती है, ये बताई थी मैंने आपको, ठीक है, कितनी होती है, 1/8, ठीक है, इक्वल टू, तो 8 × 1/8, ठीक है, तो कितना, 1 एटम, यही तो निकाला था हमने पीछे, राइट, 1 एटम, ठीक है। तो अगर अब इसकी एक पॉइंट हमें मिल गया, अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, अगर मैं किसकी, दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं इसको आर आर और ये क्या ए एज लेंथ है, ठीक है, तो इसमें दूसरा रिलेशन बेटा मुझे क्या मिल सकता है, आर इक्वल टू A/2 लिख सकते हैं इसको, या आप कह सकते हो A = 2R। लो, एक रिलेशन हमारे पास ये मिल गया, ठीक है, मतलब कहने का ये है अगर रेडियस पता है तो उसका दुगना क्या हो जाएगा, एज लेंथ ऑफ क्यूब। नहीं समझ में आ गया, अगर रेडियस पता है तो उसका दुगना क्या होगा, क्या होगा, एज लेंथ ऑफ क्यूब, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये मैंने आपको बता दिया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, इसको हम पहले भी देख चुके थे, तो यहाँ बताने की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, क्योंकि रिलेशन हम देख रहे हैं एज लेंथ में और रेडियस ऑफ एटम में, तो ये हमारा रिलेशन आ गया, ठीक है। यहीं से हम वॉल्यूम में भी जा सकते हैं, ठीक है, यहीं से हम पैकिंग एफिशिएंसी भी पढ़ेंगे, पर वो अगले उसमें टॉपिक में उसमें लेंगे लेक्चर में, पर हम पहले इन चीज़ों को जो है जानना बहुत ज़रूरी है, तो इनको बेटा अच्छे से कॉपी में लिखिएगा, इसको नोट डाउन करिए जल्दी से, देखिएगा मैं आपको बता दूं ये एटम जो है रखे किस तरीके से होते हैं। सपोज करो ये जो है एक एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम और ये चौथा एटम, ठीक है। थोड़ा डायग्राम ऐसे बनते हैं, देख लेना बेटा, 1 2 3 4, अगर मैं इसको रेडियस मानूं, ठीक है, तो क्या है कि ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये क्या है, इसके ऊपर एक साथ वो इसके ऊपर रखा हुआ है, जैसे आप देख रहे हो ये नीचे वाले चारों बेस वाले और ये इसके ऊपर रखे हैं, तो ये कुछ इस तरीके से इनका जो है रिलेशन बेटा होता है, ठीक है। तो इसको नोट करिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं बच्चों। हो गया बेटा, इसको रब कर दूं, ठीक है, चलो मैं इसको लेता हूं पहले। चलेगा गाइस, तो अब हमने पढ़ लिया था, ठीक है, एज लेंथ ए और रेडियस ऑफ एटम के बीच में रिलेशन किसके अंदर, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। अब हम आगे चलते हैं, हमें दूसरा रिलेशन किसके बीच में देखना है, तो बी डालिए मेरे साथ, दूसरा रिलेशन जो हमें देखना है बिटवीन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, किसके बीच में रिलेशन देखना है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बीच में हमने ए और आर का रिलेशन देख लिया, अब हमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर ए और आर का रिलेशन देखना है। तो सबसे पहले मेरे साथ बेटा क्यूब बनाइए एक, बनाइए फटाफट, ठीक है, ये यहां पर एटम रखे हुए हैं कॉर्नर्स पे, ठीक है, ये देखिए 4 और 4 आए,
ठीक है, कॉर्नर्स पे तो 4 है ही। ठीक है, अब देखिएगा इसमें हम क्या जानना चाहते हैं इसके अंदर मैं आपको बता दूं। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में लिख लीजिए, फेस सेंटर्ड के बारे में एक लाइन लिखवा देता हूं पहले। क्यूब बना ली ना बेटा, ठीक है, उसके बारे में अभी चलते हैं। पहले एक लाइन लिख लीजिए, फेस सेंटर्ड में होता क्या है, कंटेन्स 4 स्फेयर्स और एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, नोट करिए इसको, कंटेन्स 4 स्फेयर्स और एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, तो मैं कोई सी भी एक फेज को बेटा पकड़ लेता हूं इसमें से, तो कोई भी फेज जो होगी कंटेन्स 4 स्फेयर्स और एटम्स पर यूनिट सेल, मैं किसी भी एक यूनिट सेल को पकड़ लेता हूं। एक यूनिट सेल से मतलब मैं कोई सी भी इसमें से एक फेज को पकड़ लेता हूं। सपोज मैंने ये वाली बेटा फेज पकड़ ली, ये रही। ठीक है, ये देखिएगा मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये मैंने एक फेस इसकी कोई सी पकड़ ली, आप ये भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी मैंने एक फेस अगर इसकी पकड़ ली, ठीक है, तो अब अगर मैं इसकी एज लेंथ के बारे में बात करूं तो ये क्या हो गया, इसका एज लेंथ ए। अगर ये इसकी बात करूं तो ये एज लेंथ ए। ठीक है, अब इसके अलावा देखिएगा फेस सेंटर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था, कोई भी जो भी आप क्या ले रहे हैं, कोई भी फेस जो आप चुन रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, ठीक है, उसके बीचों बीच क्या होगा, फेस पर फेस सेंटर। अब देखिएगा मैं फेस सेंटर्ड की बात करूं तो देखो कितने, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया साइड में, और एक ये इधर लेफ्ट एंड राइट हो गए, ऊपर हो गया, एक ये नीचे की तरफ हो गया। ठीक है, और फेस पर पूरे बीचों बीच एक ये आगे की तरफ और ये एक पीछे की तरफ। इतनी बात तो मैं आपको बता ही चुका हूं। समझते हैं साहब कि नहीं समझते? ठीक है, देखो एक ऊपर एक नीचे, एक लेफ्ट एक राइट। ठीक है, और एक कहां, आगे की तरफ, और एक बैक पीछे की तरफ। ठीक है, जब भी तो हुआ 3D, राइट। तो अब मैं बात कर रहा हूं इसकी। ठीक है, तो कोई भी देखो, आपने देखा ना फेस डायगोनल के बारे में समझते हो ना, फेस डायगोनल क्या होता है। तो अगर मैं सपोज देखिएगा पहला एटम अगर मैं यहां रख दूं, ये रहा मेरा पहला एटम। ठीक है, दूसरा एटम मैंने ये ले लिया। ठीक है, और तीसरा एटम बेटा मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा अगर मैं इनको आपस में मिला दूं। ठीक है, ये देखो समझ में आ रहा है ना, बॉडी डायगोनल, वो सॉरी फेस डायगोनल। तो अगर मैंने इसको कोई एक फेस ले ली जिसको मैंने इस तरीके से कर दिया है, तो पहला एटम मेरा कहां रखा है, देखो ये रखा। ठीक है, दूसरा एटम मैंने ये रख दिया, तीसरा एटम मैंने ये रख दिया। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये कुछ इस तरीके का जो है ट्राइंगल इसमें निकल करके आएगा। ठीक है, सपोज ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, मैं अलग बना देता हूं, यहां समझो। ठीक है, तो अब देखिएगा बहुत अच्छी चीज आ रही है। यहां देखो ये आपका एज लेंथ, ये आपका एज लेंथ, और देखो अब बात करते हैं, देखो ये पहला आइटम रखा है तो इसकी रेडियस यहां से यहां तक, तो ये क्या हो गई आर। और जो बीच वाला आइटम है ये सेंटर पॉइंट है इसका, तो यहां से लेके यहां तक एक आर ये हो गई, ये मैं अलग से कर रहा हूं, एक आर इसकी यहां से यहां तक ये हो गई। ठीक है, अगर मैं अब चौथे वाले एटम की बात करूं तो इसकी आर ये चमक रही है, थोड़ा ध्यान दे लेना, तो एक आर आपका ये हो गई, तो टोटल कितनी हो गई 4 आर, यानी कि ये जो है आपका कितनी हो गई 4 आर हो गई। अब देखिएगा इस ट्राइंगल के बारे में मैं आपको बता दूं, तो ये एंगल कितने का होगा बच्चों, 90 डिग्री का होगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखिएगा, अब अपने दिमाग लगाइए थोड़ा सा, ये बहुत अच्छी और बहुत बेसिक सी चीज है जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं काफी टाइम से। देखिएगा ये एज लेंथ, ये एज लेंथ, और ये आपका रेडियस। ठीक है, तो आप देखते हो ये एंगल कुछ इस तरीके का निकल के आया, तो मैंने इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना दिया है। अगर मैं इस एंगल को यहां से निकाल लूं, ठीक है, तो ये किस तरीके का, कुछ इस तरीके का बन के आएगा, राइट। अब अगर मैं बात करूं, आप इस एंगल के बारे में जानते हो, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, आप सब जानते हैं। ठीक है, 11th के अंदर बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हैं ना, यही तो पाइथागोरस क्या थ्योरम है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर। ऐसा ही तो है, नहीं है ऐसा? नहीं समझे? अब देखो यहाँ पे एक बेसिक सी मैं और चीज बता दूं, इसको मैं यही रोकता हूं। देखो कोई भी एटम को किस तरीके से हम चक्कर किस तरीके से लगाएंगे हम, ठीक है। पहले मैं यहां से जो है क्या हुआ,
यहां पे आया। दो तरीके हैं, एक तो मैं ऐसे करके और ऐसे आया, यहां से यहां आया, ठीक है, और यहां से यहां पहुंचा। तो इस तरीके से मैं अपनी पूरी डिस्टेंस जो है कवर की। एक पूरा डायरेक्ट मैं सपोज करो यहां से यहां आ गया, तो अब मैं ले रहा हूं यहां से यहां और यहां से फिर यहां, तो इस तरीके से पहुंचेंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा? फेस डायगोनल। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम क्या? फेस डायगोनल। फेस डायगोनल, ठीक है, फेस डायगोनल। तो अब बात कर रहा था मैं इसकी, तो ये इसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? इसके, ठीक है। नहीं समझ में आया? डालिए, देखो, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, अकॉर्डिंग, अब इसके रिलेशन को समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इसको रब कर दूं बेटा? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इक्वल टू ये, ठीक है, इसको क्या बोला? फेस डायगोनल। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्या होगा? कुछ इस तरीके से होगा। देखो, इसको क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता? ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए का स्क्वायर 4r स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? कर सकता हूं कि नहीं कर सकता बच्चों? ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, राइट, इक्वल किसके होगा? 4r स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। कर सकते हैं, राइट बच्चों? ठीक है, तो आगे चलते हैं अब। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर इक्वल टू 16 16r स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर हम इसको ले सकते हैं 16/2 r स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू 8 r स्क्वायर। देखो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, 2a स्क्वायर कर सकते हैं इक्वल टू 16r स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर फिर इक्वल टू 16/2r स्क्वायर कर सकते हैं इसको इतना। उसके बाद ए स्क्वायर इक्वल टू 8r स्क्वायर, ठीक है। इसको कट कर दिया तो 8r स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसके आगे भी चल सकते हैं, ठीक है। ए इक्वल टू कर सकते हैं इसको, ए इक्वल टू इसको कर सकते हैं हम लगभग 2√2r कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। ए इक्वल टू 2√2r, राइट। तो अगर मैं r का रिलेशन निकालूं तो r इक्वल टू a बाय 2√2 कर सकते हैं, 2√2, ठीक है। ये लीजिए, तो ये हमारा रिलेशन जो है इसके अंदर आ गया, ठीक है बच्चों। क्लियर है? पाइथागोरस थ्योरम समझते हैं ना? ये भी बताया मैंने, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? फेस डायगोनल के। यानी कि क्या थी पाइथागोरस थ्योरम? ए स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। क्लियर है? यही तो पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको ड्राइव कर लिया। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, आगे चलते हैं। फिर एक और बचा हमारा, जल्दी से उसको खत्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों करते हैं बात किसकी? हमारा अब बचा बी और ये सी है हमारा बॉडी सेंटर्ड। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर, ठीक है, यूनिट सेल
इसके अंदर हम ए और आर का रिलेशन देखेंगे जल्दी से, ठीक है। तो अब हम जल्दी से एक ट्राइंगल हम एक क्यूब बनाते हैं बेटा जल्दी से, ये बना दी क्यूब, ठीक है। ठीक है, क्यूब समझ में आ गई। अगर मैं सपोज करो इसको ए और इसको भी ए, ठीक है, और इसको भी ए, ये हमारी क्या है, एज लेंथ, ठीक है। अब देखो इसमें मुझे क्या देखना है, बॉडी डायगोनल। क्या देखना है बच्चों, बॉडी डायगोनल, जैसे उसमें देखा था बॉडी डायगोनल, ठीक है। जैसे इसमें हमने देखा था फेस डायगोनल, यहां पर हमें क्या देखना है, बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल के लिए क्या करते हैं, आपका पूरे के पूरे बॉडी पर एक क्या होता है, एटम रखा हुआ होता है। तो देखिएगा यहां पर मैं रख देता हूं इसको, गौर करिएगा, ये बॉडी के बीचों बीच ये रहा। समझ में आया बच्चों, ये देखो बॉडी के बीचों बीच में रख दिया, यही तो होता है बॉडी सेंटर्ड, यानी कि बॉडी के सेंटर पर बिल्कुल एक एटम का, ठीक है। तो देखिएगा अगर मैं सपोज करूं तो पहला एटम मेरा ये हो गया, दूसरा एटम मेरा, ये थोड़ा सा गलत हो गया है देख लेना, ठीक है, और तीसरा मेरा एटम जो है वो ये हो गया। अगर मैं यहां पर लाइन खींच दूं, ये मेरा क्या बन जाएगा, बॉडी डायगोनल। ये क्या हो गया बच्चों, मेरा बॉडी डायगोनल हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पर भी अगर मैं पहले वाली बात करता हूं, यहां पे अगर मैं आर मेंशन करता हूं तो देखो ये यहां से लेके यहां तक ये आर हो गई, यहां से लेकर यहां तक ये फिर आर हो गई, उसके बाद यहां से लेके यहां तक ये आर हो गई, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक ये आर हो गई, राइट। तो टोटल कितनी आर हो गई, 4 आर, यही तो हुआ, ठीक है। बॉडी डायगोनल का मतलब समझ गए ना, बॉडी डायगोनल, ठीक है। बॉडी डायगोनल का मतलब पहले इसकी, हाँ इसमें एक लाइन और लिख लो बच्चों, क्या होता है बॉडी सेंटर्ड, हैज 2 स्फीयर्स पर यूनिट सेल, यहां लिख लो हैज 2 स्फीयर्स हैज 2 स्फीयर्स और एटम पर यूनिट सेल, ये आपने पहले रिलेशन निकाला ही था, मैंने बताया था ना आपको, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, ठीक है, और आपका फेस सेंटर्ड में कितने होते हैं, वो रैंक भी बताई थी मैंने आपको वहां पे। ऐसी बॉडी सेंटर के लिए भी आपने निकाला था, तो पर एटम यूनिट सेल कितने आए थे, कितने, 2 आए थे बेटा, देखना पीछे के लेक्चर में, ठीक है, आप सबने आई होप कि देख लिया होगा। तो हैज 2 स्फीयर्स और 2 एटम पर यूनिट सेल, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, तो बॉडी डायगोनल का मतलब समझ गए। अब देखिएगा कोई भी एटम है वो कैसे, किस डायरेक्शन से चल के आएगा, सपोज यहां से चलेगा, ठीक है, तो वो पहले यहां तक आएगा, यहां तक की दूरी तय करेगा, यहां से आया फिर यहां तक की दूरी तय करेगा, और फिर यहां से आया तो यहां तक की दूरी तय करेगा, इसी तरीके से तो आएगा, या फिर डायरेक्ट भी आ सकता है, परंतु वो चल के आया कैसे, एक ऐसे करके। तो ये हमारा ये क्या हुआ, बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो बॉडी डायगोनल का मतलब जो बीच में एटम रखा है वो भी तो आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, बॉडी डायगोनल बना बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इसके रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन में क्या होगा, आप देखो 4r², सेम वही अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो 4r², ये कुछ 4r² इक्वल टू a² प्लस a² प्लस a², तो इसी वे में ही तो आया, a², और वो किसके इक्वल है, 4r² के, देखो r, ठीक है, क्लियर है। सेम यहां पे क्या हुआ था, यहां पे हुआ था a² प्लस a² इक्वल टू 4r², क्योंकि ये फेस सेंटर्ड के लिए था। बॉडी सेंटर के लिए कितने, 3r, 3 एज लेंथ के इक्वल होगा, क्लियर है। तो आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करिए, तो इसको हम बोल सकते हैं 16r²
16r स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और r इक्वल टू अगर मैं देखूं तो इसको मैं 3/16 और a स्क्वायर कर सकते हैं। 3/16 a स्क्वायर कर सकते हैं बच्चों की नहीं कर सकते? ठीक है, तो अब आगे चलिएगा। अगर मैं a स्क्वायर इक्वल टू इसको मैं कर दूं 16r स्क्वायर बाय 3 कर सकते हैं। अब यदि मैं इसको r के रेस्पेक्ट में निकालूंगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहां पे भी r के रेस्पेक्ट में निकाली है, ठीक है, तो इसको मैं कर सकता हूं r इक्वल टू √3, ठीक है, अपॉन 4a। देखिएगा ये रिलेशन आपका आ गया, ठीक है, ये आपका रिलेशन आ गया, राइट। क्लियर है बच्चों? तो फेस सेंटर्ड सिंपल क्यूबिक में आप समझ गए, फेस सेंटर्ड में इस तरीके से होगा। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका रिलेशन आ गया, और ये आपका बॉडी सेंटर्ड के लिए आ गया, ठीक है। तो रैंक इसमें आपको पता ही होती है कितनी कितनी निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाता है, राइट। बाकी इसमें और कुछ नहीं है। अब देखिएगा अगर मैं इसको बराबर सा करना चाहूं तो क्या मैं इसको r इक्वल टू ऊपर नीचे जो है √2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। तो लगभग ये क्या आ जाएगा अप्रॉक्स हमारा ये हमारा फेस सेंटर्ड के लिए ना, फेस सेंटर्ड के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं √2/4 √2/4 यही आएगा, ठीक है। और कुछ इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक ही उसमें निकालने की जरूरत नहीं है, चलो वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा इस तरीके से हो जाता है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए, सिंपल श्योर है, कुछ ज़्यादा नहीं है। बाकी मैं इसके फार्मूले आपको एक तरीके से और लिखा दूंगा सारे, ठीक है, जो भी हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करवाता हूँ उसको, ठीक है बच्चों। ओके, गुड बाय।